सभी को नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष का जो सब्जेक्ट है अधिगम हेतु आकलन एग्जामिनेशन 2020, जिसमें इस सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको लिखने की कोशिश की है। आप इसे ध्यान से सुने। जैसे इसमें पहला प्रश्न है मापन, मूल्यांकन, आकलन। इन तीनों के जो अर्थ है और इन तीनों में क्या अंतर है उसको आपको याद करना है। तीनों में से प्रश्न आने वाला है। मापन, मूल्यांकन और आकलन, तीनों के वीडियो जो पीछे मैंने बना के बताए हुए हैं उसको आप ध्यान से देखें। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है स्व अधिगम से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, इसको प्रभावशाली बनाने में विद्यालय व शिक्षक की भूमिका लिखें। ये जो है स्व अधिगम, इसका वीडियो भी पहले अपलोड हो चुका है, उसको भी आप ध्यान से देखें। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न परीक्षा या परीक्षण का अर्थ। तो परीक्षा किसे कहते हैं और इसका अर्थ क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। परीक्षण एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से किसी विषय का मानक प्रश्न या कार्य विद्यार्थियों को दिया जाता है जिसे वे स्वतंत्र रूप से हल करते हैं तथा इसका परिणाम उन विद्यार्थियों को मात्रात्मक और तुलनात्मक निष्पादन को स्पष्ट करता है। उसकी परिभाषा क्रोनबेक ने दी है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही परीक्षा कहते हैं। इसको नोट कर लेना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षा कहते हैं। अब परीक्षा कितने प्रकार की होती है? जैसे परीक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है, एक वस्तुनिष्ठ, एक विषमनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा है वो 6 प्रकार की है और जो विषमनिष्ठ परीक्षा है उसमें कई प्रकार मान सकते हैं, जिसमें निबंधात्मक जो परीक्षा होती है, निबंधात्मक प्रश्न लिखते हैं जो इनका उत्तर हम बड़ा लिखते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कभी कभी ये उत्तर एक वाक्य में भी हो सकता है, एक पद के रूप में भी हो सकता है, यानी वो निबंधात्मक परीक्षा है। उसके बाद में निबंधात्मक परीक्षा भी 2 प्रकार की होती है, विस्तृत और सीमित। तो आप मुख्य रूप से परीक्षा है वो 2 प्रकार की लिख सकते हैं, एक वस्तुनिष्ठ और एक विषमनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ है जिसमें सत्य, असत्य, अवैध, अति लघुत्रा उसमें जो रिक्तस्थान है, ऐसे करके ये 6 प्रकार की होती है। उसको आप ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना। उसके बाद में हमारा जो चौथा प्रश्न है प्रमापीकृत तथा अप्रमापीकृत परीक्षण में अंतर लिखें। तो प्रमापीकृत जो परीक्षण है वो क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये डिटेल से करना होगा, लेकिन आप उसे पढ़ें। जैसे प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत, तो ध्यान रखना जो पहला लिखा हुआ है अप्रमापीकृत परीक्षण, यह अप्रमापीकृत परीक्षण है, ये अध्यापक के द्वारा स्व विवेक से बनाया जाता है। और जो प्रमापीकृत परीक्षण है वो विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया जाता है। एक उसमें तुलना हो गई। दूसरा जो अप्रमापीकृत परीक्षण है वो कक्षा के छात्रों या विद्यार्थियों या विद्यालय के जो छात्र है उसकी तुलना हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कक्षा में या जो विद्यालय है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तुलना में होता। और जो प्रमापीकृत परीक्षण है वो विभिन्न कक्षाओं में विद्यालयों की तुलना करने में, राज्य या राष्ट्रीय स्तर के छात्रों की तुलना करने में इसका प्रयास किया जाता है। फिर जो अप्रमापीकृत परीक्षण है वह पूर्व परीक्षण नहीं किया जाता। इसमें प्रश्न जो होते हैं परिमार्जन का अभाव रहता है, लेकिन जो प्रमापीकृत परीक्षण है वो पूर्व परीक्षण और पद विश्लेषण करके प्रश्नों का चयन किया जाता है, उसमें संशोधन संभव होता है। इस तरह से आप इस दोनों को अंतर बताते हुए हल करते रहेंगे। जैसे अप्रमापीकृत परीक्षण है वो प्राय निश्चित नहीं रहता और जो प्रमापीकृत परीक्षण है वो पूर्व निर्धारित होता है, सभी के लिए समान
स्तर का होता है, और जो अपरिमापीकृत परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता हम नहीं कह सकते और वो निश्चित होती है। इस तरह से उसमें अंतर आप कर सकते। उसके बाद में पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक है। वो किसे कहते हैं फीडबैक, उसके बारे में भी आपको डिटेल से लिखना होगा, या आपको अर्थ है तो अर्थ बताना होगा। फीडबैक होता क्या है? जब कोई भी बच्चा क्लास में कुछ भी किया है, पढ़ा है, उसने सुधार किया है, तो हम उसको कहते हैं आपने अच्छा सुधार किया है, आप और प्रयास करें। हम उसके बारे में इसको बताते हैं तो वो क्या है, उससे संबंधित अपने आप में सुधार करता है और अपने आप को सुधार करने में करके हमारे सामने अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करता है। वो पृष्ठपोषक या हम फीडबैक के द्वारा ही उसको उत्तम या अच्छा बना सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि अगर आप उतारना चाहो तो सीधे प्रश्न है उतार के आप खुद तैयार कर सकते हो। यानी फीडबैक है या प्रतिपुष्टि है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए दिया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जिससे उसमें शैक्षिक जो कमजोरियां हैं वो जान जाता है, जिससे अपनी भावी शैक्षिक तैयारी के संबंध में वो अपने आप को अच्छा बना पाता है। ये फीडबैक है, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं। एक हो गया पृष्ठ पोषण के स्रोत के आधार पर, दूसरा है पृष्ठ पोषण प्रदान करने के स्वरूप के आधार पर, और तीसरा है पृष्ठ पोषण के समय अंतराल के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो आप इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रयोजन के आधार पर आकलन। जो आकलन है वो प्रयोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो आकलन है मुख्य रूप से प्रयोजन के आधार पर दो प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर एक है निर्माणात्मक या संरचनात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन। अब संरचनात्मक आकलन क्या है? संरचनात्मक आकलन यानी ऐसी शैक्षिक कार्यक्रम योजना या प्रक्रिया है जो मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव करवाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं किसी पाठ्य वस्तु के प्रारंभिक रूप का आकलन इस दृष्टि से किया जाता है कि इसमें छपकर बाजार में आने से पूर्व इसमें आवश्यक सुधार करके इससे अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। यानी जो संरचनात्मक आकलन है इसमें हम संशोधन कर सकते हैं किसी भी पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधि में किसी भी जो इसमें कमियां रहेगी उसको इंगित करके उसके कमियों को हम दूर कर सकते हैं। जबकि योगात्मक आकलन होता है इसमें ऐसा संभव नहीं है। इसमें हम अनेक पुस्तकें हैं जो बाज़ार में आती है, उनमें हम सिर्फ हमें ये लगता है कि इनमें किसी में कमी है तो हम क्या करते हैं, जो इसमें से बेस्ट बुक होती है, अच्छी बुक होती है, उसी को हम पढ़ते हैं। तो बस इसमें यही है कि पुस्तकों को कल उसकी गुणवत्ता के आधार पर हम संतुष्ट हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ आकलन है वो योगात्मक आकलन है। इसके बाद में जो है निदानात्मक या उपचारात्मक या उपलब्धि परीक्षण। देखो, निदानात्मक परीक्षण होता है जिसमें बच्चे का में जो कमियां हैं उसको जानना होता है, निदानात्मक परीक्षण। और उपचारात्मक होता है जिसमें कोई बच्चा सीख रहा है और उसमें कुछ कमी महसूस कर रहा है या सीख नहीं पा रहा है, तो उसकी कमियों को हम दूर करते हैं, वो उपचारात्मक परीक्षण है। और उपलब्धि परीक्षण ये जानना होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेना। उसके बाद में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब सतत मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो
सतत शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसमें निरंतरता हो, जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति व क्षमता हो, यानी शिक्षा में आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं हो और न ही ज्ञानार्जन की कोई सीमा हो। यानी ये जो सतत मूल्यांकन है वो विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के जो परिवर्तन है, जैसे ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक है और व्यक्तित्व विकास के सभी आयाम है, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि में होने वाली वृद्धि और विकास का सतत और समग्र आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसके सभी पक्ष शामिल किए जाते हैं, वो सतत और व्यापक मूल्यांकन है। इसके बाद में जो आगे वाला प्रश्न है, रुचि का क्या अर्थ है और इसके प्रकार क्या है, तो रुचि के बारे में थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है। जैसे रुचि किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य, प्रतिक्रिया आदि को पसंद करने तथा उसके प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य, प्रतिक्रिया आदि को हम पसंद करते हैं या उसके प्रति आकर्षित होते हैं, वो जो प्रवृत्ति है वो है रुचि। जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु पसंद आती है या अपनी ओर आकर्षित करती है तो स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति की रुचि उस वस्तु के प्रति है। यानी रुचि हम कह सकते हैं, गिलफर्ड ने एक परिभाषा दी है कि रुचि किसी क्रिया, वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान देने, उसके द्वारा आकर्षित होने, उसे पसंद करने या उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति है। अब रुचि है वो कितने प्रकार की है, तो रुचि 4 प्रकार की बताई गई है। उसने कहा है कि नंबर 1 है अभिव्यक्ति रुचि, नंबर 1 अभिव्यक्ति रुचि, नंबर 2 प्रदर्शित रुचि, नंबर 3 आंकलित रुचि और नंबर 4 सूचित रुचि। तो देखिए, जो अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त रुचि है उसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति स्वयं मौखिक अथवा शाब्दिक रूप से अपने में होने का दावा करता है, या हम कह सकते हैं जो क्रियाएं स्वयं करके या कार्यों पसंद के आधार पर की जाती है। जैसे व्यक्ति से पूछा जाए क्या वह ये क्रिया कर सकता है, किसी व्यक्ति को पसंद करता है अथवा नहीं, तो वो उत्तर देता है हाँ या ना में। जो अभिव्यक्त करता है वो है अभिव्यक्त रुचि। नंबर 2 प्रदर्शित रुचि। प्रदर्शित रुचि का मतलब है कि व्यक्ति या बालक की विभिन्न क्रियाओं को पहचाना जा सकता है कि इस प्रकार की रुचि का ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के अवलोकन से होता है। प्रदर्शित होता है कि व्यवहार में वो क्या कर रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति कोई टीवी देखता है, किसी कार्यक्रम को ज़्यादा पसंद करता है, कोई क्रिकेट को पसंद करता है, कोई नृत्य केबीसी देखता है, तो उसकी रुचि किस में है, वो होती है प्रदर्शित रुचि। फिर है 3 नंबर आंकलित रुचि। आंकलित होता है अंकों के द्वारा, जैसे कोई बच्चा है किसी विषय में अधिक अंक लेता है, जैसे हम कह सकते हैं कोई चित्रकला में 80% अंक लेता है, कोई गणित में कम अंक ले पाता है, तो हम कहते हैं कि जिसमें रुचि थी उसमें ज़्यादा अंक आए। तो जो ज़्यादा अंक आते हैं वो है आंकलित रुचियाँ। उसके बाद में है सूचित रुचियाँ, यानी जिसमें बच्चे से ये पूछा जाता है पसंद या नापसंद, जो अपनी बताता है वो है सूचित रुचियाँ। तो रुचि है उसका अर्थ, और ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की मुख्य रूप से बताया है, इसको याद कर लेना। कौन कौन से 4 प्रकार थे? अभिव्यक्त रुचि, प्रदर्शित रुचि, आंकलित रुचि और सूचित रुचि। उसके बाद में ग्रेडिंग प्रणाली है। ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग प्रणाली या ग्रेडिंग क्या है, आपको पता होगा जब नंबर नहीं दिए जाते तो वहाँ आजकल ग्रेडिंग प्रणाली चालू है।
ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों की उसकी शैक्षिक उपलब्धि में संबंधित मूल्यांकन या परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास फेल घोषित करने या पूर्णांकों में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं ऐसे बताने की अपेक्षा उसको क्या है, हम अक्षर ग्रेड देते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है या ओ है। तो आजकल जो यूजीसी है उसके द्वारा जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो है ओ से ओ, फिर ए प्लस, फिर ए, फिर बी प्लस, फिर सी, फिर पी, फिर एफ, फिर ए बी। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद में अध्यापक निर्मित परीक्षण के बारे में लिखे। अध्यापक जो परीक्षा तैयार करता है, जो लिखित रूप में आपका टेस्ट लिया जाता है, वो अध्यापक निर्मित परीक्षण होता है। उसके बाद में शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि और विकास करने के लिए कौन कौन सी कुशलताओं का होना आवश्यक है। तो देखो उसमें कैसी कैसी कुशलताएं उसमें होनी चाहिए। अध्यापक में बच्चों को जानने की योग्यता होनी चाहिए, अपने विषय से संबंधित उसको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कुशलताएं हैं जो बच्चे को मोटिवेट करे। उसके बाद में है टिप्पणी लिखनी। वर्कशीट क्या है, प्रायोगिक कार्य क्या है, अधिन्यास यानी असाइनमेंट। उसके बाद में इप्सेप्टिव मापन है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेना और आपका पेपर अच्छा हो। हम कोशिश करते हैं जो बताए हैं उनमें से सभी प्रश्न आए। इसीलिए कहा है किसी ने, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही है जो डरा नहीं है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है, वही हुए हैं सफल ज़िंदगी में जिन्होंने या उन्होंने ही इतिहास रचाया है। जय हिंद, जय भारत।